कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़े संगठित हमले की। और उसके बाद फिर बात होगी संभल में आज दिन भर रही हलचल की, क्योंकि हिंदू संगठनों ने हरिहर मंदिर पदयात्रा का ऐलान किया था, बाद में पदयात्रा रद्द कर दी गई। और फिर आपको बताएंगे एसआईआर पर समाजवादी पार्टी का क्या है प्लान। समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर अब तक कितना सजग है, ये भी खबर आपको बताएंगे। और बिल्कुल साथ ही बात यह भी होगी कि कल बिहार में होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें सरकार तो नई है लेकिन सीएम और डेप्यूटी सीएम वही हैं। देखते हैं खबरें आज विस्तार से। देश की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा और संगठित हमला हुआ है। देश भर के 272 रिटायर्ड जज, आईएएस, आईएफएस और सैन्य अधिकारियों ने खुला लेटर जारी कर राहुल गांधी और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। आरोप लगाया है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोलह पूर्व जज, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने एक लेटर जारी किया है, जिसका शीर्षक है संवैधानिक संस्थाओं पर हमले स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और इस लेटर में कांग्रेस पार्टी पर सीधा आरोप है कि उसके नेता लगातार चुनाव आयोग की साख को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र में अनावश्यक अविश्वास पैदा हो रहा है। पत्र लिखने का अभिप्राय केवल एक है कि हमारी जुडिशरी, हमारी फौज, हमारा इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर हमें 100% नहीं 200% विश्वास है, और जो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं मुझे घोर आपत्ति है। पहले अपने आप को देखें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का जहमत करें। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं और आपने जो वोट डकैती की है उसके बारे में कुछ चर्चा होगी। वोट डकैती की है और अगर हमारे घर में घुसपैठिया है उसकी हम जांच कर रहे हैं एसआईआर के अंतर्गत, उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? इस प्रक्रिया का विरोध कोई सिरफिरा ही कर सकता है, क्योंकि जो भाषा बोली जा रही है कि हम एटम बम फोड़ देंगे, हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, ये भाषा भी बमों वाली भाषा आतंकी ही बोलते हैं। और फिर सरेआम धमकी देना कि तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर कि हम तुम्हें देख लेंगे, रिटायरमेंट के बाद जनता को कहना कि इनके नाम याद रख लो और ये रिटायर तो होंगे ही, इनको दुरुस्त करना है, ये भाषा जो है सभ्य लोगों की भाषा नहीं है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने आयोग को मोदी सरकार की बी टीम भी कहा था और बीजेपी के साथ वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। इस मामले पर सियासत जारी है। 140 करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं, मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हाँ ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहे हैं। आपने काफी सारे इन लोगों का नाम लिया जो पदों पर रह चुके हैं, इनमें से एक व्यक्ति भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने चुनाव आयोग में कभी काम किया हो। तो ये सब अपने कार्यक्षेत्र के बाहर की बातें कर रहे हैं। पूरा देश और सभी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से ये मांग कर रही हैं कि ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। पूरे दुनिया में किसी भी कंट्री में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, और इसीलिए भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जिस प्रकार की सुपारी देकर वो लगातार हमला बोलते हैं, और केवल देश में नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर कभी भारत की संप्रभुता के खिलाफ, कभी मोदी और बीजेपी विरोध में कहना कि हम भारत की स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, कभी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो है झूठ उगलना। इसी तरह के आरोपों के जवाब में अब देश के पूर्व जज और नौकरशाह मैदान में उतर आए हैं। लेटर की बड़ी बातों पर नजर डालें तो उसमें लिखा गया है कि सेना, न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठाए गए। अब चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक खतरनाक चलन बन गया। बेबुनियाद हमले लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक। चुनावी हार छिपाने के लिए संस्थाओं पर हमला। जीतने पर चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगता। फर्जी वोटर को बाहर करना सुरक्षा लोकतंत्र के लिए जरूरी। ये पहली बार नहीं
जब रिटायर्ड अधिकारियों का ऐसा बड़ा समूह एक साथ किसी राजनीतिक दल के खिलाफ खुलकर सामने आया हो। इस बार पूरा हमला विपक्ष पर है। अब सवाल है कि क्या ये आरोप लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश है या संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में एक बार फिर से हलचल तेज रही है, क्योंकि हिंदू संगठनों ने हरिहर मंदिर पदयात्रा का ऐलान किया था। लेकिन जिला प्रशासन से लंबी बातचीत के बाद में आयोजकों ने खुद ही पदयात्रा रद्द कर दी और इसके बदले कैला देवी धाम में सांकेतिक परिक्रमा की गई है। और अगले साल 19 नवंबर 2026 के लिए बुलावा जरूर दिया गया है। क्या हुआ इस यात्रा में, क्यों कैंसिल करनी पड़ी है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदू संगठनों ने 19 नवंबर को हरिहर मंदिर के परकोटे की परिक्रमा का ऐलान किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। सुबह 11 बजे करीब पदयात्रा के मुख्य आयोजक महंत ऋषिराज गिरी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान करीब 2.5 घंटे मैराथन बातचीत चली। नतीजा ये रहा कि पदयात्रा रद्द हो गई और कैला देवी धाम में सांकेतिक परिक्रमा की गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले साल 19 नवंबर 2026 को फिर कैला देवी धाम आने का आह्वान किया गया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी हम एक कैला माता की परिक्रमा करेंगे और फिर सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे। हमें 1 वर्ष का समय मांगा है शासन ने और प्रशासन ने, तो अभी ऐसा हम ना करें, थोड़ा समय मांगा है। जब हो जाए, कोर्ट से माननीय न्यायालय इजाजत दे दे, तो परकोटे की क्या गर्भगृह में हरिहर भगवान को जल चढ़ाएंगे। हरिहर भगवान की जय। वहीं हरिहर मंदिर के वादी बाल योगी दीनानाथ ने परिक्रमा को लेकर कहा कि ये कोई नई परंपरा नहीं है। संभल में 4 परिक्रमाएं होती थी। 24 कोसी परिक्रमा अभी भी होती है, बाकी 3 1978 के दंगे के बाद बंद हो गई थी। परकोटे की परिक्रमा 1978 से पहले होती थी। हम सिर्फ पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करना चाहते हैं। देखिए, ये हरिहर मंदिर की परिक्रमा नहीं है, इसके परकोटे की परिक्रमा हरि मंदिर के। और ये परिक्रमा कोई नई प्रथा, नई परंपरा नहीं है। संभल की 4 प्रकार से परिक्रमा होती है और इस परिक्रमा का जो स्वरूप है, इसको बदलने का प्रयास किया गया था 1978 के दंगे के बाद। उसके बाद ये परिक्रमा बंद कर दी गई थी। उससे 1978 से पहले ये परिक्रमा हुआ करती थी। इस परकोटे में पूरे हरि मंदिर और उसके आसपास के मंदिरों को परिधि में लेकर इसकी परिक्रमा की जाती है। वर्तमान समय में केवल एक परिक्रमा जो 24 कोसीय परिक्रमा है वह सक्रिय है और वह प्रारंभ है, बाकी सब विलुप्त हो गई हैं। अब उसको ही महाराज जी ने जगाने का प्रयास किया है, सभी लोगों को एक करने का प्रयास किया है। करीब आधे दिन जिला प्रशासन परिक्रमा यात्रा को लेकर माथापच्ची करता रहा, लेकिन अंत में कानून व्यवस्था का हवाला देकर पदयात्रा रद्द कर दी गई। पदयात्रा भले ही रुक गई, लेकिन परिक्रमा की परंपरा को लेकर 1 साल का इंतजार जरूर बढ़ गया। अब सभी की निगाहें 19 नवंबर 2026 पर टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की और बैठक में नहर व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए 95 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को समयबद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 36,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित होगी, जिससे कि लगभग 9 लाख किसान और ग्रामीण आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। साथ ही 273 हेक्टेयर विभागीय राजकीय भूमि को संरक्षित किया जाएगा। सीएम के निर्देश ये भी दिए गए कि सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं और गुणवत्ता पर किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा। और अब बात एसआईआर की। एसआईआर पर समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है बिहार जैसा उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे, ये कहा जा रहा है। और समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर अब तक कितना सजग है और पार्टी कार्यकर्ताओं को किन रणनीति पर काम करने का निर्देश है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में विपक्षी पार्टियों के लिए मौजूदा समय में सबसे बड़ा लक्ष्य एसआईआर है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर से कह दिया है कि तमाम संगठन इस मुद्दे पर किसी भी तरह से कोताही ना दिखाएं। टिकट के दावेदारों को भी साफ संदेश है कि अगर कोई भी कोताही की खबर मिली तो टिकट काट दिया जाएगा। चुनाव आयोग से हम लोगों की ये मांग भी है कि ये डेट बढ़ाई जाए, लेकिन अगर डेट नहीं भी बढ़ेगी तो 9 तारीख से हम लोग जो हैं वो सभी पोलिंगों पर कैंप लगा करके फॉर्म 6 भरवा करके इसका नाम छूट गया है उसका नाम बढ़वाने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है कि न एक वोट को छूटेगा न एक वोट कटेगा। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बिहार के चुनाव में विपक्षियों के लिए एसआईआर सिरदर्द का एक बड़ा कारण साबित हुआ है। इसमें समाजवादी पार्टी सक्रिय इसलिए है क्योंकि इसके बहाने हर वोटर तक वो पहुंचेगी। उनके जो पीडीए प्रहरी हैं हर वोटर तक पहुंचेंगे, उनसे उनका परिचय होगा, उनको पता लगेगा कि ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है। क्योंकि जब वोट डलवाने की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें लोग उनके दरवाजे पे दस्तक देंगे। एसपी में हालात इस तरह के बन गए हैं कि अगर किसी को विधानसभा का टिकट चाहिए तो पहले एसआईआर का काम सही से करके लाना होगा। नतीजा ये है कि बिलारी से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी मोहम्मद फहीम एसआईआर को लेकर अपनी स्टाइल में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिलारी विधानसभा में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती। आपकी मेहनत का पार्टी को यकीन दिलाना होगा कि एसआईआर में उन्होंने मेहनत से हिस्सा लिया था, यानी कि 2027 विधानसभा चुनाव में एसपी का टिकट पाने का एसआईआर में मेहनत पहली शर्त बन गई है। यानी कि 2027 में अगर किसी को टिकट चाहिए होगा तो अखिलेश यादव ने पहला क्राइटेरिया एसआईआर को ही रख दिया है। ऐसे में आप मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हो रहा एसआईआर समाजवादी पार्टी के लिए कितना अहम और खास हो गया है। देखने वाली बात होगी कि 9 दिसंबर को जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उससे विपक्षी दल खास तौर से समाजवादी पार्टी कितना संतुष्ट नजर आएगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह के एक बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया। रघुराज सिंह ने कहा कि जितने भी आतंकी निकलते हैं मदरसे और मस्जिदों से निकलते हैं, इसलिए देश में कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होने चाहिए। जिसके जवाब में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि संविधान में मुसलमानों को जो धार्मिक आजादी दी गई है, कुछ लोग उसे रोकना चाहते हैं। कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें। ऐसे जाहिल लोगों की बातों का मैं जवाब नहीं देता हूं। इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी को जो अभी तक की जो प्रक्रिया रही उसको आप क्या कहते हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी के ऊपर आप शिकंजा क्यों कस रहे हैं? आप वो सारे इंस्टीट्यूशन क्यों बर्बाद करना चाहते हैं जहां से माइनॉरिटीज के बच्चे और खासतौर से मुसलमान के बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? आप जांच करिए, लेकिन जांच के अंदर ऐसी स्थिति मत करिए कि आप उसको तबाह करने पर उतारू हो जाएं। कल बिहार में नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण है। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और इस बैठक में नीतीश कुमार के पहुंचते ही उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसके बाद में बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया और वहीं सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया। इसमें नई एनडीए सरकार की तस्वीर लगभग अब साफ हो गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने जा रही सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम की भूमिका में नजर आएंगे। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बिहार की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के ये दो बड़े चेहरे। इन दोनों चेहरों की ये जोड़ी फिट है और ये जोड़ी हिट है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी फिट भी है, हिट भी है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिहार में बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए केशव प्रसाद मौर्य ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की जोड़ी को बिहार के लिए फिट और हिट तब बताया जब सर्वसम्मति से सम्राट को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुन लिया गया। दोनों नेताओं के नाम के ऐलान के साथ ही ये तस्वीर साफ हो गई कि सरकार नई, चेहरा वही, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और पहले की तरह सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बनेंगे। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी के 89 विधायकों ने अपना नेता चुन लिया। सफल तरीके से प्रक्रिया पूरी करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने ओबीसी, ईबीसी, एससी समाज से 3 पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षकों को भेजा, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और पिछली बार की तरह ही दोनों नेताओं के चयन का औपचारिक ऐलान कर दिया, जिस पर दोनों ने पार्टी नेतृत्व का भरोसा जीतने पर आभार जताया। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। सब लोगों की नेतृत्व में जो यहाँ के माननीय विधायक और विधान पार्षद विश्वास व्यक्त किए हैं, मैं उनका आभार और हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पार्टी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के बाद 2 ऐसे बड़े चेहरे बन गए हैं जिन्हें बीजेपी डिप्टी सीएम के रूप में रिपीट करने जा रही है, क्योंकि ये बिहार में बीजेपी की परिपाटी रही है कि जिन्हें विधानमंडल दल का नेता चुना जाता है वही सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं। बीजेपी के 89 विधायक और 22 विधान पार्षदों ने एक बार फिर विजय सम्राट की हिट और फिट जोड़ी पर फाइनल मुहर लगा दी है। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। बीजेपी की बैठक में बारी बारी से प्रेम कुमार, नितिन नवीन और रमा निषाद ने प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन रामकृपाल यादव, संगीता कुमारी, मिथिलेश तिवारी और कृष्ण कुमार मंटू ने किया। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा। पिछली बार सम्राट चौधरी नेता और विजय कुमार सिन्हा उपनेता बने थे, तो दोनों को नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम का पद मिला था। अब हर किसी की नजर इस पर है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने जा रही नई एनडीए सरकार में किन किन नेताओं को मंत्री बनाया जाता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 दिन के रिमांड पर भेजा है। आपको बता दें कि अनमोल को अमेरिका से भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए की टीम उसे हिरासत में लेने पहुंची। पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया गया था। और कई हाई प्रोफाइल मामलों में अनमोल बिश्नोई से पूछताछ होगी, आपको रिपोर्ट पे दिखाते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया गया है। देश के कई राज्यों में उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी में भी अनमोल का नाम सामने आ चुका है। अनमोल की गिरफ्तारी और भारत प्रत्यर्पण को जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। कई हाई प्रोफाइल वारदातों की जांच को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया गया है और कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां कई आपराधिक मामलों में उससे पूछताछ कर सकती है। अनमोल का नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों में शामिल है। हाई प्रोफाइल क्राइम केस, मुंबई में राजनेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, मुंबई में बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या, शूटरों ने अनमोल के नाम का किया था खुलासा। अप्रैल 2025 में एक्टर सलमान खान के घर पर हमला, बाइक सवार शूटरों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की गोलीबारी, पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, अनमोल बिश्नोई पर साजिश रचने का आरोप। 2023 में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में उस वक्त पकड़ा गया जब यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक शख्स के ट्रेवल डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट था। उस पर नाम भानु लिखा हुआ था। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा, जिसके दम पर भानु अमेरिका पहुंचा था, तो अफसर को शक हुआ। पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि भानु कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और 10 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है। अनमोल बिश्नोई ने कई फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, जिसके बाद यूएस इमिग्रेशन ने इसकी जानकारी एफबीआई को दी। उसके बाद भारतीय एजेंसियों ने इसका पता लगाया और उसके बाद जो है अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई। अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली। अनमोल पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 10 लाख रुपए का इनामी है अनमोल बिश्नोई। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मुंबई पुलिस को तलाश। अनमोल बिश्नोई जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को उसे रिहा किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच का लुकआउट सर्कुलर नोटिस। साल 2022 में एनआईए ने अनमोल पर दर्ज किया था केस। क्राइम सिंडिकेट, रंगदारी, टारगेट किलिंग का आरोप। पिछले 1 दशक से अनमोल का बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक बड़ा नाम रहा है। वो अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। उसके इशारे पर ही उसके गैंग के गुर्गे बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। काले हिरन के शिकार की वजह से लॉरेंस अभिनेता सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अब भारत प्रत्यर्पण से जांच एजेंसियां अनमोल से पूछताछ करेंगी और हाई प्रोफाइल मामलों की जांच में तेजी आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अयोध्या में आज आदि गुरु शंकराचार्य द्वार बनकर तैयार हो गया है। राम मंदिर जाने के लिए इसी द्वार से मुख्य एंट्री होगी। इस द्वार के साथ ही मंदिर का निर्माण अब पूरा हो गया है। महबूबा मुफ्ती के आतंकियों को तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रामलला के धाम का मुख्य द्वार बनकर तैयार है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वार इसको कहा गया है, इसका नाम है, और ये पूरी तरह से बनके तैयार है। यही मुख्य एंट्री पॉइंट है जब आप राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।